आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपने टू द पॉइंट मुहिम के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी सेकटकर समिति के बारे में, जिसकी अनुशंसा को आज रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस अनुशंसा को मान लिया है। डॉक्टर बी सेकटकर समिति की जो भी अनुशंसा थी, मुख्य रूप से 3 अनुशंसा किया था इन्होंने, 3 सुझाव दिए थे और इन तीनों सुझावों को रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है। तो आपको सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी सेकटकर कौन थे। तो ये सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे डॉक्टर बी सेकटकर, और ये रिटायर्ड हो चुके हैं वर्तमान समय में, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। तो आपको सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि इनकी समिति को किसने माना है? रक्षा मंत्रालय ने माना है। कितने सुझाव दिए हैं? 3 सुझाव दिए हैं, और इन तीनों सुझावों के बारे में अब हम डिटेल से देखने वाले हैं। सर्वप्रथम आप जानते हैं सरकार ने सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा सीमा पर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ढांचागत और संरचनात्मक विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएं, किस प्रकार से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए, इसकी अनुशंसा के लिए इस पर एक समिति का गठन किया था जो डॉक्टर बी सेकटकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस समिति का उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम सीमावर्ती क्षेत्रों में जो विकास कार्य हैं, जो अवसंरचना निर्माण के कार्य हैं, उनको गति दे सकते हैं, जिससे एक प्रकार से जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, वहाँ भी सामाजिक आर्थिक विकास पूरे भारत की तरह से, जैसे मुख्य भारत में होता है सामाजिक आर्थिक विकास, उसी तरह से उसकी पहुंच, सामाजिक आर्थिक विकास की पहुंच उन सीमावर्ती क्षेत्रों में हो सके, उसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो अभी हाल ही में इन्होंने अनुशंसा दिया और आज गृह मंत्रालय ने बताया कि इनकी अनुशंसा को मान लिया गया है। इनके जो भी सुझाव थे उसको मान लिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इनकी कौन सी मेन सिफारिश थी। 3 सिफारिश इनकी मानी गई है और तीनों सिफारिश आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इन्होंने सिफारिश दिया कि सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जो सीमावर्ती हमारे क्षेत्र हैं, आप देखते हैं कि जो चीन से लगा हुआ हमारा सीमावर्ती इलाका है वो काफी पिछड़ा हुआ है। अभी तक सड़क कनेक्टिविटी हम नहीं कर पाए हैं, जबकि चीन की तरफ देखें हम, जो चीन का भाग है वहां पे बेहतर कनेक्टिविटी है। तो भारत सरकार का भी प्रयास है कि भारतीय सेनाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, कि उनको भी मुख्य भाग से जोड़ा जा सके, उन जो केंद्र की योजनाएं हैं उनकी पहुंच वहां तक हो सके, उनका जीवन जो दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं उनके जीवन को कैसे आसान किया जाए, इन सब के लिए सबसे पहले जो सेकटकर समिति थी इन्होंने बताया, पहली अनुशंसा इन्होंने दिया, क्या दिया कि सर्वप्रथम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यदि आप उनमें विकास गतिविधियों को गति देना चाहते हैं, कम समय में विकास गतिविधियों को क्रियान्वित कराना चाहते हैं, बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो आवश्यकता है कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं कि अभी तक जो सीमावर्ती हमारे क्षेत्र होते थे वहां पर जो सड़क निर्माण और संरचना निर्माण की गतिविधियां होती थी वो BRO के अधीन होती थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधीन होती थी। लेकिन अब इस समिति ने कह दिया है कि आप BRO के अतिरिक्त, BRO से आप कराते रहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आप कराते रहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त आप आउटसोर्सिंग से, आउटसोर्सिंग का नाम लिया है इन्होंने, आउटसोर्सिंग से हम इसको गति दे सकते हैं। मतलब केवल BRO नहीं, BRO के साथ साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकास गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है सीमावर्ती। तो पहले जहां केवल BRO कार्य करता था वहां अब आउटसोर्सिंग की भी अनुमति दे दी गई है और अब इस सुझाव को मान भी लिया है। तो पहला बदलाव क्या हुआ है? आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में। दूसरा अब क्या है कि पहले जो हमारा 100 करोड़ का, इसके अंतर्गत और 2 बदलाव हुए हैं। पहला, दूसरा यह है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन में, याद रखिएगा, 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन में इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध योजना को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब यदि 100 करोड़ से ज्यादा की कोई योजना है, कोई लागत की योजना है, तो उसमें इंजीनियरिंग खरीद
खरीद अनुबंध योजना कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से लागू रहेगी आउटसोर्सिंग के साथ साथ। तो ये दो चीजें हो गई, ये एक बदलाव हो गया। फिर दूसरा बदलाव क्या हुआ है नियमों में? दूसरा बदलाव क्या हुआ है? दूसरा बदलाव हुआ है कि आधुनिक निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए बॉर्डर के क्षेत्रों में आधुनिक निर्माण संयंत्रों की स्थापना की जाए और उपकरणों और मशीनों की ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तकनीक वाली मशीनों की खरीदारी की जाए। इसके लिए BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहले खरीद क्षमता थी, जो इनको दिया गया था कि आप इतने तक की खरीद कर सकते हो, पहले था ये 7.5 करोड़, अब इसको 7.5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक कर दिया गया है। ठीक है। वर्तमान समय में जो दूसरी सिफारिश थी उनकी, वो ये थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक निर्माण संयंत्रों के स्थापना के लिए, नई तकनीकी के लिए क्या किया जाए कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो खरीद क्षमता है, जो इसकी स्वीकृति दी गई है कि ये 7.5 करोड़ रुपए की लागत से कोई भी सामान, कोई भी मशीनरी खरीद सकती है, अब उसको 100 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, 100 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। और इस 100 करोड़ रुपए में देशी और विदेशी खरीद दोनों शामिल है। मतलब यदि विदेशों से कुछ तकनीक या मशीनरी की आवश्यकता है खरीदने की, तो BRO बिना किसी अनुमति के अब खरीद सकता है। ये दूसरा बदलाव हो गया। तीसरा बदलाव क्या हुआ है? तीसरा बदलाव हुआ है कि भूमि अधिग्रहण। तीसरा बदलाव जो हुआ है यह है भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण स्वीकृति। आप जानते हैं कि जब तक कोई विकास गतिविधि होती है, जब तक वहां पे पर्यावरण की अनुमति नहीं मिलती है, विकास कार्य नहीं कराए जा सकते। तो भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण मंजूरी जैसी सभी वैधानिक स्वीकृति को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब अलग अलग ऐसा नहीं कि आप पहले परियोजना बना लीजिए फिर उसकी स्वीकृति के लिए अप्लाई करिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई परियोजना बनेगी तो सबसे उसी के साथ साथ परियोजना निर्माण के साथ साथ, परियोजना के नीति निर्माण के साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण समस्त जो एक प्रकार से जो स्टेप पहले होते थे, अब एक साथ पहले मिलाकर सबकी स्वीकृति हो जाएगी, उसी के बाद ही परियोजना घोषित की जाएगी। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या है कि इसके अलावा निष्पादन के लिए EPC मोड को अपनाने के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है। EPC मोड के साथ कार्यक्रम कोई भी प्रारंभ होगा जिसके अंतर्गत अब क्या होगा कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी निर्माण परियोजना, कोई भी अवसंरचना विकास परियोजना तभी कार्यान्वित की जाएगी, तभी प्रारंभ की जाएगी जब, यदि मान लीजिए पूरी परियोजना 10 किलोमीटर की है, तो जब 9 किलोमीटर मतलब 90% की स्वीकृति, कम से कम 90% परियोजना की स्वीकृति मिल जाए, 90% उस परियोजना के 90% हिस्से में कोई समस्या ना हो, किसी अनुमति की समस्या ना हो, भूमि अधिग्रहण की समस्या ना हो, तभी उस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। पहले होता था कि यदि 10% हिस्से में मान लीजिए अनुमति मिल गई है आसानी से, 90 नहीं मिला है, तो 10% के लिए कार्य प्रारंभ कर देते थे और अन्य 90% के लिए जो भी कार्यक्रम होते थे, जो भी नीतियां, जिस प्रकार से उनको ऑफिशियल कार्य करना रहता था, वो करते रहते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि कोई भी परियोजना तब प्रारंभ होगी जब उस पे 90% अनुमति मिल जाएगी, उस परियोजना के 90% भाग पर अनुमति मिल जाएगी, तभी प्रारंभ होगी। इससे क्या होगा, आप जानते हैं कि बहुत सारी परियोजनाएं भारत में ऐसी हैं जो 10%, 20%, 30% कंप्लीट होकर रुक पड़ी हैं, बरसों से रुकी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि 30% के बाद वाले भाग की मंजूरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या होता है, समय की भी बर्बादी होती है, पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है और क्या हो रहा है, पैसे की भी बर्बादी हो रही है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया कि कोई भी परियोजना अब तब प्रारंभ होगी जब उसकी 90% अनुमति होगी। तो 3 मूलभूत क्या चेंज हुए हैं, फिर से देख लेते हैं। पहला चेंज हो गया कि अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आउटसोर्सिंग की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, बॉर्डर रोड के साथ साथ इसकी भी अनुमति दे दी गई है। दूसरा क्या परिवर्तन हुआ है, दूसरा परिवर्तन जो हुआ है वो हुआ है कि अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जो पहले
कितना खरीदता था, ये लगभग 7.5 करोड़ रुपए की अनुमति थी खरीद की, इसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है और इस 100 करोड़ में घरेलू और विदेशी खरीद दोनों शामिल है। तीसरा क्या किया गया है, तीसरा बदलाव किया गया है कि अब 90% परियोजना की जब अनुमति होगी तभी आप परियोजना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, रक्षा मंत्रालय ने इसको स्वीकार कर लिया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपके साथ बने रहेंगे, टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करते रहेंगे। यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।